Well, hello and good morning, dear class 9. See, we were discussing a truly beautiful mind. This title has been given to Albert Einstein, a great physicist who is known all the world over. यानी कि जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज नोन, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बातें रीकैप के तौर पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा. A young German civil servant. Civil servant means he was in the government job there, and he took the world by storm. यानी कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था उन्होंने. किस चीज़ से चौंकाया था? 4 पेपर्स लिख के. और वो 4 पेपर्स के टॉपिक यहाँ पे दिए हुए. लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है. The electrodynamics of moving bodies. Electrodynamics of moving bodies. Electrodynamics कहते हैं बच्चों, connected with mechanics related to electric currents with magnetic fields. जो magnetic fields और electric current का जो ताल्लुक होता है या other currents का, उसे electrodynamics कहते हैं. मैं एक बार फिर से कुछ important points की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. देखिए, इसमें फर्स्ट पेज अगर आप खोलें, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जहाँ पर ये चैप्टर का हेडिंग दिया हुआ है 46 पेज में, तो वहाँ पे लिखा है कि हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक. ये पैदा हुए 14 मार्च 1879 में, 1879 में, 14 मार्च को, इन द जर्मन सिटी ऑफ ओम, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. ये पता ही नहीं था कि ये इंसान इतना ग्रेट होने जा रहा है. लेकिन ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, इतना ही नहीं कि उनकी ग्रेटनेस का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका, उनकी खुद की माँ उन्हें एक फ्रीक समझती थी, दीवाना, पागल, पगला. टू हर, और इस उनके लिए, उनकी माँ के लिए, हिज हेड सीम टू मच लार्ज. यानी कि उनको लगता था कि आइंस्टाइन का सर जो है वो बहुत बड़ा है. इसके अलावा बच्चों 47 पेज पे आ जाइए. इसमें अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट, ये जो मैं लाइंस कह रहा हूँ आप चाहें तो इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि इसमें पेज 46 में पहले पैरा की लास्ट लाइनें हैं. देखिए, ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम टू मच टू लार्ज. फिर ये दूसरी लाइन यहाँ से लेते हैं हम 47 पेज में, मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ, 3 लिखा हुआ है उसमें. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. यानी कि जो कुछ भी वो प्रोफेशन चुन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा. ये एक हेडमास्टर ने कहा था. ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा बच्चों. उसके अलावा देखिए, बट 4th पैराग्राफ में लिखा है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल. उन्होंने प्रूव करा कि ही वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब वो सिर्फ 15 महीने के थे, वहाँ चले गए थे म्यूनिक. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. उन्हें डिसिप्लिन जो था स्कूल का, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो पसंद नहीं आता था. एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. अपने टीचर्स के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, इतना घुटन में महसूस होने लगी देयर, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. उन्होंने अपने भले के लिए, यानी कि जान छुड़ाई स्कूल से. क्यों? Because you see, he was not satisfied with the teachers there and the regimentation of the school. Regimentation means the strict discipline of the school. उसके अलावा फिर 5th पैराग्राफ की लास्ट लाइन है कि Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Munich से ज़्यादा लिबरल ये सिटी थी और यहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया. बच्चों फिर पेज 48 पे आते हैं. इनकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature.
जिसको वो क्लेवर क्रीचर यानी कि एक चालाक प्राणी या इंटेलिजेंट प्राणी मानते थे। ये एक सर्ब लड़की थी, सर्बियन लड़की थी, सर्बिया की थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स माने ऐसे लोग जिनको आर्ट या साइंस वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता है, ऐसे लोगों को फिलिस्टीन्स कहा गया है। तो उनके खिलाफ एक लामबंद होने के लिए उन्होंने महसूस किया कि एक अच्छा साथी, एक अलाय साबित होगा। और एक जगह पे ये लिखा हुआ है, इसमें 8th पैराग्राफ में लास्ट लाइन है, जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स। अपनी उन्होंने जो डेस्क थी उसको ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स भी कहा। बच्चों, ब्यूरो का मतलब सिर्फ वो साइंटिफिक ब्यूरो और जो कमिटीज़ वगैरह होती हैं उन्हीं को ब्यूरो नहीं कहते, ब्यूरो वैसे टेबल को भी कहते हैं। तो इसके दोनों मायने हो सकते हैं, पन भी हो सकता है वर्ड। एनीवेज, इसके अलावा एक चीज़ आप ये देखिए कि 10 में लिखा है कि while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling, यानी कि it was failing। और आपको पता है कि ये जो थी मिलेवा मारिक, इनसे इनकी शादी फेल हुई और डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। फिर आप देख सकते हैं पेज यही 49 का 11th पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। उसी साल उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। और फिर आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 13वें नंबर पे। ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। यानी कि प्रेस ने भी उन्हें काफ़ी तारीफ करी और पूरी दुनिया भर से उन्हें ऑनर्स मिले, इन्विटेशंस मिले। इन्विटेशंस लेक्चर्स के भी होंगे, इन्विटेशंस अवार्ड्स और ऑनर्स लेने के लिए भी होंगे। उसके बाद 15th पैराग्राफ में देखिए ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग। अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ अ कलीग। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को 1939, इन विच ही वार्न, उन्होंने वार्निंग दी उसमें कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पोर्ट पे एक्सप्लोड हो गया तो इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। ये उसी पार्ट को नहीं उड़ा देगा, उसके आसपास लगे हुए सारे रीजन को उड़ा देगा। और उसके बाद लास्ट लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे 16th पैराग्राफ में कि आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। आर्म्स बिल्डअप को एंड करने के लिए, यानी कि जो दुनिया में ये इनके हथियारों के ज़ख़ीरे जमा किए जा रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और वो कैंपेन करते रहे ताउम्र डेमोक्रेसी के लिए और पीस के लिए। और फिर जब वो एक्सपायर हुए 1955 में, तो ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। इसीलिए उन्हें विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन कहा गया, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही थे, लेकिन साथ ही उन्हें वर्ल्ड विजनरी भी कहा गया। अब दोस्तों थोड़ा सा इन्हें क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहली बात तो ये मैंने कल भी बताया था आपको कि हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में देखिए आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जैसे इनकी इक्वेशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है पेज 48 में, आप इसको देख सकते हैं और इसे मैच कर सकते हैं और इस पैराग्राफ को आप नाम दे सकते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। फिर आइंस्टाइन्स मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ एल्सा के बारे में कहाँ पर बात हुई है, ये बात हुई है 11th पैराग्राफ में। आप इसे पढ़ें और ये 11th पैराग्राफ में ये इनके फ्यूचर वाइफ के बारे में बात हुई है। फिर द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, शुरुआत में ये बात हुई थी कि वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट थे और जीवन भर रहे, इसके बारे में देखिएगा जिसमें ये वायलिनिस्ट वाला जिक्र हुआ है उसमें ये हेडिंग जाएगा। फिर मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, क्योंकि आइंस्टाइन की मदर ये समझती थी कि शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक लड़की है और वो घुमा के रख देगी आइंस्टाइन को, तो ये जिस पैराग्राफ में कहा गया है उसका हेडिंग यही बनेगा। अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये ऐसे उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने बताया था कि ये पूरी तबाही कर देगा ये बॉम्ब, तो इसको आप वो वाला हेडिंग देंगे।
फिर अ डेस्क फुल ऑफ आइडियाज़, डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़, उसको जैसे उन्होंने कहा था ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिज़िक्स, तो जिसमें ये ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिज़िक्स का नाम आया है, उस पैराग्राफ को आप ये नाम देंगे। फिर मैरिज एंड डाइवोर्स, आपको पता ही है कि उनका ये पहली जो उनकी पत्नी थी उससे डाइवोर्स हुआ, उसके बाद उन्होंने अल्सा से शादी करी। तो इसमें ये बात समझ लीजिए कि ये डाइवोर्स वाला पैराग्राफ 11th वाला रहेगा, और जबकि बाद के उसमें नहीं, बाद में नहीं 10th और 11th पैराग्राफ को देखिएगा गौर से कि कौन सा हेडिंग किस में सूट करेगा। इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, किस व्यक्ति ने ये ओपिनियंस दी आइंस्टाइन के बारे में। ही वॉज बोरिंग, किसने कहा था? उसके जो साथी थे, प्लेमेट्स थे, वो उससे कहा करते थे ब्रदर बोरिंग, तो यानी कि उसके प्लेमेट्स ने कहा था ये, तो दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। अच्छा, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, मैंने अभी बताया था, एक हेडमास्टर ने कहा था कि वो कोई भी प्रोफेशन चुन ले लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट एक हेडमास्टर का था जो कि उन्होंने उनके फादर से कहा था। ही वॉज अ फ्रीक, ये उनकी माँ समझती थी कि ये तो एक पगला है, दीवाना है, ये इज़ अ फ्रीक, मतलब जैसी मर्जी आई वैसे काम करता है। तो दिस इज व्हाट हिज मदर थॉट। और दूसरी बात जो उसकी माँ सोचती थी कि इसका सर जो है बहुत बड़ा है, लाइक दैट। अब आप आ जाइए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड वन, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, इनके रीजंस क्या हैं। आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टाइन ने अपना स्कूल छोड़ दिया म्यूनिक में। आपको मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन वाला जो सेंटेंस पढ़ा था कि स्कूल में स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन था, और शायद टीचर्स वर आल्सो अ लिटिल बिट अनकाइंड। हालांकि इस उसी पैराग्राफ को देखिएगा आप दोबारा से, पैरा 4 की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए, आपको पढ़ के तय करना चाहिए और तब आपको वो लगाना चाहिए, पर फिर भी। फिर इसके बाद का जो सेंटेंस है, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर देन इन म्यूनिक, स्विट्ज़रलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे, म्यूनिक में क्यों नहीं? क्योंकि ये बताया गया कि म्यूनिक जो है वो से स्विट्ज़रलैंड जो है वो ज़्यादा लिबरल था, और वहाँ लोग जो हैं एक दूसरे को सहन कर पाते थे, अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ को, डिफरेंट आइडियाज़ को। दैट इज़ वाई ही प्रेफर्ड स्विट्ज़रलैंड ओवर म्यूनिक। और म्यूनिक से तो वो तंग आ ही चुके थे, आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन जो स्कूल का था, तो ही हेटेड गोइंग टू स्कूल। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का है कि आइंस्टाइन सीइंग इन मेलविया एन अलाई, इन्होंने बताया है कि एन, यहीं पे अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे गीक वाली, उसी में इन्होंने ये दिया हुआ था, इसमें पेज 48 पे है ये, पेज 48, यस, यहाँ पे 5वीं लाइन में देखिए, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि न साइंस में इंटरेस्ट, न आर्ट्स में, न किसी चीज़ में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक अलाई उन्हें मिल गया था इस लड़की मिलेवा मैरिक के तौर पर। तो इसको आप यहाँ 48 पेज में देखें। इसके बाद फिर आ जाता है कि व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में ये सब चीज़ें आपको क्या बताती हैं। एक तो ये कि आइंस्टाइन डिड नॉट लव हिज स्कूल वेरी मच, एटलीस्ट इन म्यूनिक, यानी कि स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन और डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन का जो माहौल था वहाँ, सख्ती का, उसको वो नापसंद करते थे। और हालांकि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शुरुआत से ही उन्होंने, और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा किया था, लेकिन फिर भी उनके बारे में लोग निराशाजनक बातें कर देते थे, जैसे कि उनके हेडमास्टर। तो ही मस्ट हैव बीन क्वाइट अपसेट अबाउट इट। एनीवेज, अब है जैसे फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें उसी वहीं से सारे इन्वेंशंस वगैरह को जज करना होता था, और वहीं से वो उन्हीं चीज़ों से सीख भी रहे थे, और तरक्की करते हुए फिर वो टॉप साइंटिस्ट बन गए एक दिन। और फिर जैसे इन्होंने पूछा है कि उन्होंने लेटर, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैंने आपको बताया भी था, और ये पेज नंबर
है 50 में 15th पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा, 15th पैराग्राफ को पढ़िएगा इसके लिए। और इसी 15th पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी उससे वो बहुत शॉक्ड थे, और तभी उन्होंने बताया था कि अगर एक भी पोर्ट में अगर बॉम्ब गिरा तो वो उसी को नहीं उड़ा देगा बल्कि आसपास के सारे एरियाज को उड़ा देगा। ये सब चीज़ें आपको इसी पैरा 15 में मिलेंगी। एंड व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, ये आखिरी पैराग्राफ में, इसमें आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस। बल्कि आपको इससे पहले वाला पैराग्राफ देखना पड़ेगा जिसमें लिखा है कि आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। आर्म्स बिल्डअप को ख़त्म करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि देश जो हैं वो हथियारों के ज़ख़ीरे, वेपन्स या वेपनरी अपने यहाँ इकट्ठी करें, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। वो डेमोक्रेसी और पीस चाहते थे वर्ल्ड में, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड विजनरी कहा गया। तो अच्छा हो कि आप 16 पैराग्राफ को इसके लिए पढ़ें ठीक से और आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो ये 1 लाइन क्वेश्चंस हैं, आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये न सिर्फ ये समझ में आएगा, पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। आइंस्टाइन पब्लिशेज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये फैक्ट्स जो हैं इनको अरेंज करना है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे जो चीज़ पहले आई है उसे पहले रखना है, जो बाद में आई है उसे बाद में रखना है, और ये आपको लेसन पढ़ के पता लगेगा। Once you read the lesson from one end to another, from beginning to end, you'll get to know कि what things happened and when। जो भी घटना जिस भी ईयर में हुई है उसका पहले घटना लिख दें, उसका ईयर लिख दें, फिर बाद में उनको अरेंज कर दें। I hope you must have understood this lesson and it will be, bunch of questions will be asked from this lesson in your UT2, और बाकी के भी lessons होंगे और उनको मैं इंक्लूड करके आपको साथ में बताता चलूँगा। यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अलावा एक पोएम भी इसमें से हम लेंगे, द लेक आइल ऑफ इंस्फ्री। बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत खूबसूरत सी पोएम है, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।